हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत। सक्सेस कप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको सीओसेट और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। सॉल्यूशंस देखने से पहले क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई कर लें एंड फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओम प्रकाश एंड जयप्रकाश आर रैंक्ड 13th and 14th in a class of 23. Their rank from the last are dash and dash respectively. ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लास में टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। ओम प्रकाश का रैंक है 13 और जयप्रकाश का रैंक है 14th। हमें लास्ट से बताना है कि उनका पोजीशन कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप टोटल माइनस रैंक कर लें, लास्ट में 1 ऐड कर दें। ये इसलिए है क्योंकि ओम प्रकाश का रैंक 13th है आगे से, मतलब ओम प्रकाश के आगे 12 और स्टूडेंट्स हैं। अब हमें उसे लास्ट से काउंट करना है, जैसे 1 to 12। ओम प्रकाश के आगे 12 लोग हैं। ओम प्रकाश यहाँ पे है, उसके बाद और कितने लोग हैं यहाँ पे। लास्ट का पोजीशन है 23। तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो हमें ओम प्रकाश तक आना होगा। इसका मतलब हमें इन सारे 12 स्टूडेंट को हटाना पड़ेगा। मतलब 23 से ओम प्रकाश के आगे कितने लोग हैं, 12। तो इसी को फॉर्मूले वाइज से हमने लिखा ओम प्रकाश का पोजीशन, उसमें फिर लास्ट में 1 ऐड कर दिया, यही होता है। तो ओम प्रकाश का पोजीशन हो गया आपका 11। सिमिलरली जयप्रकाश का पोजीशन होगा आपका 23। जयप्रकाश का पोजीशन है 14th। सो उसके आगे है 13 लोग। 13 लोगों को हमको माइनस करना है इससे। 13 माइनस करने से आ गया 10। सो 11 and 10th are the option. Option A is correct. अब मान लीजिए कि इसमें आपको बोल दिया जाता कि 100 लोग हैं क्लास में और किसी का रैंक 27 है, तो वो लास्ट से कितने पे आएगा। तो हमें इससे 26 माइनस करना होगा और ये हमारा आएगा 4 और 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The letters are linked in some way in the following question. Fill the box by identifying the relation. इसमें क्या पैटर्न है, पहले B, फिर B, फिर C, फिर D। ओके, फिर C, फिर C, फिर D, फिर E। A, B, B के बाद जो अल्फाबेट आता है वो है C। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। If root 5 is this, root 3 is this, find the value of 1 by root 5 minus root 3। ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब भी रूट डिनोमिनेटर में रहता है हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। चलिए इसे रैशनलाइज करते हैं। 1 by root 5 minus root 3 रैशनलाइज करके root 5 plus root 3 by root 5 plus root 3 is equal to root 5 plus root 3 by डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगेगा a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square। so 5 minus 3 which is equal to 2। ये अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू दिया हुआ उसे डाल देते हैं। 2.236 plus 1.732 by 2, this is nothing but 3.968 by 2, this is 1.984। सो ऑप्शन सी से करेक्ट हो। एक चीज में ध्यान दीजिएगा कि इस स्टेप को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 coins are tossed 90 times and the data recorded is given as following. हेड 0 बार आए, वो 0 बार या एक बार या 2 बार। 0 का फ्रीक्वेंसी है 10, 1 बार आए इसका फ्रीक्वेंसी है 25 और 2 बार आए इसका है
55. What is the probability of getting at least one head? ऑप्शन दिए हुए हैं. एटलीस्ट वन हेड पहले आपको समझना होगा. एटलीस्ट वन हेड का मतलब या तो एक हेड आए, या तो एक हेड आ जाए, या दो हेड आ जाए. एक भी हेड ना आए ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए. या तो एक आ जाए या तो दो आ जाए, हमें दोनों एक्सेप्टेबल है. तो इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ये होगा इसका सम प्लस एक बार आ जाए या दो बार आ जाए, इन दोनों का सम. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय फेवरेबल आउटकम्स. तो यहाँ पे टोटल आउटकम होगा आपका 62, 90, और 1 आने का कितने चांसेस में, 25. फ्रीक्वेंसी 25 है. यहाँ पे 2 के लिए सेम चीज हो गया, 55 by 90. दिस इज 80 by 90 which is equal to 8 by 9. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. आगे चलते हैं. A bag contains 2 red, 3 green, 2 blue balls. 2 balls are drawn at random without replacement. ये important है. What is the probability that none of the balls is blue? ऑप्शन दिए हुए हैं. एक बैग में दो रेड है. सबसे पहला चीज इसमें ये कि हम इन दोनों रेड को जैसे R1, R2, ओके, G1, G1, G2, suppose G3 and B1 and B2. ये 7 बॉल हैं एक बैग में हमारे साथ हमारे पास. इन दो रेड बॉल को हमें आइडेंटिकल नहीं लेके चलना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है. हम इन दोनों बॉल्स को अलग अलग लेके चलेंगे. इन तीनों बॉल्स को अलग काउंट करेंगे, इसको अलग, इसको अलग. टोटल बैग में बॉल्स है 7. प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई भी बॉल ब्लू ना हो. प्रोबेबिलिटी का होता है क्या है फॉर्मूला, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. तो पहले दो बॉल्स निकाल रहे हैं, रिप्लेसमेंट उसमें नहीं हो रहा है. तो 7 बॉल में से 2 बॉल निकालने के कितने प्रोबेबिलिटी होंगे, कितना चांस होगा, सॉरी कितने चांसेस होंगे, कितने तरह से हम निकाल सकते हैं. ये होता है कॉम्बिनेशन में 7C2. जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कि उन्हें कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए हम अलग लेक्चर ले आएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पे. ओके, सो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का बेसिक्स आता होगा कम से कम. ओके, सो 7 में से 7C2 तरह से हम चूज कर सकते हैं दो बॉल्स को 7 बॉल में से. इसका फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. एक बेसिक लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं. NPR is equal to n factorial by n minus r factorial, and NCR is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial. ठीक है, तो इस पे ये आया 7 factorial by this is 7 into 6 by 2, this is 21. ये हमारे पास टोटल आउटकम्स ऐसे ये हैं चांसेस. अब हमें ब्लू नहीं चाहिए. ब्लू नहीं चाहिए मतलब इन दो पॉसिबिलिटीज नहीं चाहिए. तब हमारे पास कितने बचे, 5 बॉल्स निकालने हमको. किसमें कितने हैं, उसमें से 2 बॉल, एक बॉल, उसके बाद एक बॉल रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो 5 में से 2 बॉल निकालने का कितना चांस होगा कॉम्बिनेशन में. फिर 5C2, दिस इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 5 4 20 बाई 2, दिस इज 10. सो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा, 10 फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 21. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन. ये हमारा आंसर होगा. आगे चलते हैं. फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards, 2 cards are drawn at random. What is the probability of both the cards being king? 52 cards है हमारे पास. किंग दो कार्ड निकाल रहे हैं, इसमें से दोनों कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितना है. 52 कार्ड्स में किंग होते हैं 4, ये आपको याद रखना चाहिए. और अब फिर वही प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा रूल, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. अब
हमें चाहिए किंग और हम निकाल रहे हैं 2 कार्ड, तो 4 में से 2 निकालने का पॉसिबिलिटी कितना होगा ये भाई, टोटल है 52 कार्ड्स है, 52 में से 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी है ये 4 फैक्टोरियल by 2 factorial into 2 factorial, 4 is at 12, 12 by 2 is 6 by 52 factorial, 52 into 51 by 2 into 50 factorial cancel होगा by 2 is यहाँ पे आएगा 12 हो गया। कैलकुलेशन है सिंपल, ये हम कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। 2 6 2 26 2 3 2 13 3 17 1 by 7 3 जा 1 2 7 3 10 2 12 2 1 1 121। इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन था, समझाने लायक कुछ था नहीं। अगर आपने ये लिख लिया है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करते हैं वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज कोडेड एज सी, एम इज कोडेड एज, ये दिया हुआ है, एम आई लिखते हैं, अगर एन को पी लिख रहे हैं, एस ओ ऐसे लिखा हुआ है सब कुछ ऑप्शंस, टिपिकल रीजनिंग क्वेश्चन। देन द कोड ऑफ कंपनीज विल बी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एबिलिटी में दिया हुआ है, कंपनीज को कैसे कोड करेंगे। अभी गौर कीजिएगा, सी सी कैसे कोड हो रहा है, सी इज कोडेड एज एस, तो सी इज कोडेड एज एस। ओ को कैसे कोड कर रहे हैं, ओ इज कोडेड एज ई, एम कैसे कोड हो रहा है आई। और बाकी का आपको चेक करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप डायरेक्ट ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। एस ई आई जहां से आ रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस लास्ट ऑप्शन। बाकी आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30 इज, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक क्लॉक है, अच्छा से बनाते हैं जरा, 8:30 बजा हुआ है, 6 दिस इज 7 दिस इज 8, ओके सपोज ये 9 है, ठीक है। अब 8:30 बजा हुआ है, ये हो गया आपका आवर हैंड, दिस इज योर मिनट हैंड, ओके। चलिए इसको दो तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल, ये बीच का एंगल 6:30 बजा, सॉरी, अच्छा से, हाँ। अब ये एंगल हमें निकालना कितना है, ठीक है। यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बाकी सब लिख सकते हैं आप। अब एक चीज नोट करने वाली है कि टोटल 360 डिग्री है और 12 घंटा है, 12 आवर है, 360 डिग्री है, 1 आवर में हुआ आपका 30 डिग्री, ठीक है। मतलब 1 आवर में 30 डिग्री आ रहा है, ऐसे 12 आवर है, 360 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है 8 से 8 बज के साढ़े 8 बज के 30 मिनट हुआ है, कितना डिग्री है ये। सबसे पहले चीज नोट कीजिएगा कि जब मिनट हैंड, जब 8 बजा होगा, उसके बाद जब 8:30 बजा, तो ये जो आवर हैंड है ये एग्जैक्टली बीच में होगा 8 और 9 के। लॉजिकली सोचिए सर, कि जब 8 बजा होगा एग्जैक्टली, तब आवर हैंड एग्जैक्टली 8 पे होगा। जब 8:30 हुआ तो एग्जैक्टली ये आवर हैंड 8 और 9 के बीच में आ गया होगा। वैसे ही जब 8 से 8:30 से 9 बजेगा तो एग्जैक्टली आवर हैंड एग्जैक्टली 9 पे आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब एक 6 से 7 के बीच में कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री, और 8 और 9 के बीच में जस्ट आधा है, बीचों बीच है अभी मेरे पास, तो 15 डिग्री यहाँ से। तो 30 30 60 60 15 75, तो ऑप्शन ए इज राइट वन। ये हो गया लॉजिकली सोचने का तरीका। अब इसे थ्योरेटिकल वे में कर लेते हैं कि कैसे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे दूसरा वे ये है, ये पहला वे था, दूसरा वे से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें है हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पहले ये एंगल निकालेंगे, दूसरा कलर यूज करते हैं, से ब्लू। हम लोग पहले ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल,
और उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एंगल। तो ये तो दिख ही नहीं रहा है लाइट, यूज कर देते हैं ये एंगल से बनने माइनस करेंगे तो हमें शायद समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। ये एंगल एग्जैक्टली ये पूरा माइनस दिस वन। ओके सपोज इस तरह से ये पूरा फिट ऐसे है, ये आवर हैंड है, ये मेरा 8.5 है, ये डॉट में है, ये एंगल पूरा माइनस दिस एंगल। ठीक है, फटाफट इसे करते हैं। क्या होगा, 1 घंटे में हो रहा है 8.5। अब आवर हैंड कितना है, 8.5 बजाय 8.5 मतलब 8 प्लस आधा घंटा और है, मतलब 17/2 आवर। ये आवर हैंड का कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो 1 घंटे में इतना है, 17/2 आवर का कितना होगा हमारे पास, 17/2 इंटू 30, एंड दिस इज नथिंग बट 17 इंटू 15, 5 3 कैरी, 7 5 12 3 15 5 1 255 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करते हैं मिनट हैंड का। मिनट हो गया आपके पास 60 मिनट में होता है 360 डिग्री, 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री, तो कितना मिनट गया, 30 मिनट में हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ये वैसे वो ऑब्वियस था, बेकार का कैलकुलेट किए। 180 डिग्री माइनस करेंगे, ये 75 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इसमें किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं आराम से। If the three numbers in the ratio, if the three numbers are in the ratio, यहाँ पे R लिखना भूल गया, टाइपिंग एरर। If the three numbers are in the ratio 3:2:5, we such that their squares का सम है 1862, तो मिडिल नंबर क्या होगा। ओके, रेशियो में कहने का मतलब होता है कि तीनों नंबर जो भी होंगे वो इन्हीं के मल्टीपल होंगे, मतलब हो सकता है वो नंबर 6 हो, फिर वो 4 हो, वो 10 हो, या हो सकता है कि वो 15 हो या 10 हो, यहाँ पे 25 हो, यहाँ पे 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं सब, यहाँ पे 5 के मल्टीपल में, इस तरह से इसे रेशियो कहते हैं। सो इन जनरल मान लेते हैं कि ये 3 के, ये 2 के और ये 5 के है। स्क्वायर्स का सम बोला गया है, तो 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर इज नथिंग बट कितना दिया हुआ है हमारे पास, चलिए 1862, दिस इज 9 4 13, 13 is 38, 25 38, के स्क्वायर इज 1862। इसे 90 से काटते हैं, 19 2 जा 19, 9 जा 171, 171, 152, 19 8 जा 152, this is 49, means k स्क्वायर क्या आया, 49 आया। k को क्या लेंगे, 7। आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि -7 क्यों नहीं ले रहे हैं, ले सकते भी हैं कि नहीं ले सकते हैं। जी ठीक है, k आया 7, k 7 आया मतलब मिडिल नंबर क्या होगा, 7 टू 14, 14 इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉन जीना एंड जुनैद एंटर इनटू अ बस, if 6 seats are vacant then the number of ways they can occupy the seats is। अब देखिए 6 सीट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, बेसिकली ये परमुटेशन का क्वेश्चन है सिंपल सा, पर थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते हैं। 6 सीट है और 3 लोग हैं, मान लेते हैं नाम नहीं लिखते हैं, J1 J2 और J3 है। J1 जॉन हो गया, J2 जीना, J3 जुनैद, ठीक है। अब J1 ये जॉन है, ये कहीं भी बैठ सकता है ना 6 सीट में, तो वो तो कहीं भी बैठ सकता है। इसके पास कितना चॉइस है, 6 चॉइस है। भैया ये कहीं भी बैठ सकता, बोलेगा हम यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ हम यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी एक जगह, कोई भी चॉइस है। अब ये जहाँ बैठा है जॉन, ये आदमी वहां तो नहीं बैठ सकता है, तो इसके पास कितना चॉइस है, 5 चॉइस। बाकी 5 जगह ये कहीं बैठ सकता है। अगर जॉन यहाँ बैठेगा जीवन, तो ये यहाँ हो सकता, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। अगर मान लीजिए जीवन यहाँ बैठा है तो J2 कहीं भी बैठ सकता है, 5 जहाँ से। चलिए अब J3, अब जहाँ J1 और J2 बैठ गया वहां J3 तो नहीं बैठेगा, तो J3 के पास 4 चॉइस है। अब सबको प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्यों करेंगे ये हम
लेक्चर में बता देंगे जहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। ओके, सो प्रोडक्ट इज 120। अब इसी चीज को परम्यूटेशन में डायरेक्ट होता है 6p3 which is 6 factorial by 6 minus 3 factorial। लिख देते हैं 6 into 5 into 4, this is 120। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The average age of Anita and Anil was 23 years when they were married 5 years ago. Okay, the average age of Anita, Anil and Anmol, their child is 20 years now. How old is the child now? चाइल्ड अब का एज अभी कितना है? एक चीज तो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए कि एवरेज कभी भी आपको बोला जाए कि एवरेज ऑफ, मान लेते हैं कि ए और बी बोला गया है, ए एंड बी इज से समथिंग 5, मान लेते हैं एवरेज ऑफ ए बी। इसका मतलब एक बेसिक आइडिया का बच्चा लिखेगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5। ओके, पर आप लिखिए डायरेक्ट कि आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एवरेज दिया हुआ है आपको ए और बी का 5 है, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि दोनों का सम करने पे 10 है, बस ये बोला जा रहा है, ना कि ये। यहाँ पे ज्यादा इसका यूज है नहीं मेरा। बेसिकली ये इसी को इम्प्लाई कर रहा है, पर एग्जैक्टली आपका यूज सोचना क्वेश्चन को ज्यादा आसान कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा गया है क्वेश्चन में कि एवरेज ऑफ 23 स्टूडेंट्स, नहीं, एवरेज ऑफ एज ऑफ 23 स्टूडेंट्स इज 16 मान लेते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको बोला गया है कि 23 स्टूडेंट्स का जो एज है उसको ऐड करेंगे जब हम, तो वो नथिंग बट 16 इंटू 23 है। समझ में आ रही बात? आप क्या लिखते हैं, ये अब डिवाइड में 23 लिखते हैं, इधर 16 लिखते हैं, 16 23 डायरेक्ट लिखिए। मतलब सबका इस एज को जोड़ने पे 16 इंटू 23 हो रहा है, डायरेक्ट लिखिए आप। ठीक है, यही चीज एवरेज में। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि बोला जा रहा है अनीता और अनिल का एवरेज एज क्या है 23, मतलब दोनों का एज जोड़ने पे क्या हो रहा है 46। डायरेक्ट दोनों का एज अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समझिएगा 46 ईयर्स है। ठीक है, अब ये 5 साल पहले का बात है, ये 5 इयर्स अगो, और यहाँ पे लिखते हैं नाउ। अब 5 साल बाद अभी आ गए वापस, अभी प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तो 5 साल बीत चुका है, अनिल अनीता का भी एज 5 साल बढ़ गया, अनिल का भी एज 5 साल बढ़ गया, मतलब दोनों का मिला के एज 46 था 5 साल पहले। 5 साल बाद दोनों का 5-5 साल एज बढ़ गया, मतलब अब दोनों का एज मिला के कितना होगा, अभी 10 साल बढ़ गया दोनों का एज मिला के, 46 प्लस 10 विच इज 56। ओके, अभी फिलहाल उन दोनों का एज को मिला के 56 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फिलहाल राइट नाउ तीनों का, इन दोनों का उसके चाइल्ड का एज का एवरेज है 30। एवरेज 30 कहने का मतलब तीनों का एज मिला के कितना हो रहा है 60। कहने का मतलब कि अगर हम अनीता का एज, अनिल का एज और ये अनमोल का एज को जोड़ दें ये प्रेजेंट पे, तो अभी है 20 इंटू 3 60। तो अब दोनों का एज अभी जोड़ने पे, मम्मी पापा का एज जोड़ने पे हो रहा है 56, और बच्चा का चाइल्ड का एज मिला दे रहे हैं तो हो रहा है 60, तो चाइल्ड का एज कितना है 4 इयर्स। डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिस्ट ए कैन टाइप अ लेटर इन 5 मिनट्स, टाइपिस्ट बी कैन टाइप अ लेटर इन 10 मिनट्स, टाइपिस्ट सी कैन टाइप अ लेटर इन 15 मिनट्स। ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स पर आवर पर टाइपिस्ट? देखिए, पर आवर बोला गया है तो पहले तो सबको एक आवर पे लाइए। अगर 5 मिनट लेता है टाइपिस्ट ए मान लीजिए, टाइपिस्ट बी मानिए, टाइपिस्ट सी मानिए, ये 5 मिनट में लिखता है एक लेटर। ठीक, ये लिखेगा एक आवर में कितना, एक आवर में होता है 60 मिनट, मतलब 5 का 12 गुना, तो ये लिखेगा 12 लेटर यहाँ से। ठीक है, सेम केस ये लेता है 10 मिनट एक लेटर लिखने में, तो ये लेगा आपका 6 गुना है, तो 1 घंटे में लेगा आपका 6 लेटर। सिमिलरली तीसरा लेता है 15 मिनट एक लेटर लिखने में, सो 15 का 4 गुना है,
मतलब ये लेगा 1 आवर में 4 गुना मतलब 4 लीटर। अब इन तीनों का मुझसे एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज क्या होगा? तीनों का सम प्लस 4/3, 18 4 22, 22/3 हो गया। अब ये ऑब्वियसली इंटीजर में जाएगा 7.3, इंटीजर नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा 7.33 एंड सो ऑन। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। Which one is the correct solution value for y in the quadratic equation this? पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। y स्क्वायर प्लस 3y, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन में देख सकते हैं, -10 is 0। ओके, सो इसको करने का दो तरीका है। एक तो आप -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाइए, बाई 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला लगाइए। या तो दूसरा है, एक ट्रिक है, और ट्रिक को उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना देंगे, क्योंकि ट्रिक अभी बताएंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी से बनाते हैं। ओके, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 40 प्लस 40/2a मीन्स 2, 47 2, 47 का रूट हो जाएगा 7/2, दिस इज -10/2 is -5 and 7 माइनस 3 4, 4/2 is 2। ऑप्शन नंबर 2 and -5 कहाँ गया? दिस इज डी नंबर। If P is a matrix of order 2 cross 3, Q is a matrix of order 3 cross 3, then PQ डिफाइंड है, QP डिफाइंड नहीं है, PQ डिफाइंड नहीं है, QP डिफाइंड नहीं है, दोनों डिफाइंड है, दोनों ही डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं QP का। कौन कब बोलते हैं डिफाइंड है, कब बोलते हैं नहीं डिफाइंड है, ये होता है तब अगर मान लीजिए आपके पास, एक सेकेंड, जब भी आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, ये है मान लीजिए M क्रॉस N ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास मान लेते हैं से P क्रॉस से R क्रॉस S का, और ये मैट्रिक्स मान लेते हैं मैट्रिक्स Q। तो PQ तभी डिफाइंड होगा जब आपके पास ये और ये वाला बराबर होगा। जब भी n और r बराबर होगा तभी PQ हम निकाल सकते हैं, PQ डिफाइंड होगा। अगर n और r बराबर नहीं है तो PQ को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 4 है और ये 4 क्रॉस 6 है, चलेगा, बिल्कुल होगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितना का बनेगा? वो 2 क्रॉस 6 का बनेगा। ठीक, अगर ये मान लीजिए 3 क्रॉस 7 का है और ये 6 क्रॉस 7 का है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ पे 7 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब PQ क्या होगा? डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या QP डिफाइंड होगा? QP दिखाई, चलिए Q का क्या होगा? 3 क्रॉस 3, P का क्या होगा? 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, मतलब QP डिफाइंड नहीं होगा। तो PQ डिफाइंड है, QP डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। If P is a set of 3 elements such that P is 3, 5 and 8, then number of subsets will be, ये सीधा सीधी फॉर्मूला है इसमें कि अगर कोई भी सेट में, सेट मान लीजिए P है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, लिख देते हैं इसमें कि इसको टोटल नंबर ऑफ subsets of a set with n elements is 2 to the power n। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई सेट S है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेंगे? 2 to the power 4 which is equal to 16। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है उसका मतलब नहीं है, बस 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर
3 which is 8 बेसिकली। और वो सबसेट मान लीजिए अगर p को हम कंसीडर करें तो उसका सबसेट होगा क्या, तो सबसेट लिखते हैं, सबसेट सब p लिख देते हैं। हालांकि ये आपके पैटर्न से बाहर है, उतना कुछ काम का नहीं है आपके लिए। ये तो एक ये हो गया, ये एग्जाम में आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, बस लिख दे रहा हूँ। ये हो गया, जितना भी आप ले सकते हैं 3 5 3 8, जो इतना कॉम्बिनेशन है 5 8 यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 5 बोलते हैं इसको। 5 मतलब इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इसका आंसर सही था। इफ यू टेक ln होता है नेचुरल logarithm on both sides of the equation, this z is equal to ax cube y to the power 5, then we get ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीडिंग डालना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, इफ यू टेक ln बोथ साइड्स, लॉग के लिए इसके लिए लगाने के लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद होगा कि लॉग में अगर ln ab होता है ln a प्लस ln b। ठीक है, और दूसरा ये कि ln a का पावर b इज इक्वल टू b log ln a। ln a, एक चीज और बता दूं, ln और log में, इसमें log क्या अंदर होता है ln और log में? log में आपका कोई भी बेस हो सकता है, जैसे बेस 2 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 3 कुछ भी। लेकिन जब भी log के बेस में e आएगा, आइलैंड नंबर, तब इसको हम बोलते हैं ln। ये काफी काम आता है मैथ में, इसलिए इसको ln e जब भी होता है स्पेशली तो स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं ln, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है। चलिए हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला जल्दी से। तो ln z लगाएं इज इक्वल टू ln, इस पे डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, इस पे दोनों साइड से ln लगा रहे हैं। a x क्यूब y टू द पावर 5 हो गया। चलिए a इंटू बी हो गया, तो क्या होगा, इसको आप एक मानिए, इसको एक मानिए अभी, तो ये होगा ln a प्लस ln ये। ठीक है, फिर आप सेम फॉर्मूला फिर से लगाइए इस पे, इस ये एक मानिए, ये एक मानिए, तो ये क्या हुआ ln x क्यूब प्लस ln y का पावर 5। अब फॉर्मूला क्या आया है ln, ये a का पावर b है तो क्या होगा b log a, और a का पावर b है तो b log a। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A cyclist covers his first 5 km at an average speed of 10 km per hour, another 3 km at 8 km per hour, and last 2 km at 5 km per hour. Find the average speed of the entire journey, 7.84 km per hour, and बाकी 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलिए ये कैसे करेंगे, पहले इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले तो आप टाइम निकालिए कि टोटल टाइम इसका लगा कितना है, तो फिर निकालिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और उसके बाद आप निकालिए स्पीड। तो पहले कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है, 5 किलोमीटर कवर किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, 5 3 8 2 10। चलिए 10 किलोमीटर वो टोटल कवर किया है। पहले तो ये रख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। चलिए 10 किलोमीटर। अब हम करते हैं टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है, विच इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। चलिए पहला वाला में टाइम कितना लगा, पहले वाले में टाइम लगा, टाइम कितना लगा शुरू में, t1 लिख देते हैं इसको, 5 किलोमीटर, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आधा घंटा लिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बार में कितना लिया, 3 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर इतना लिया। तीसरा बार में हो गया 2 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, इतना टाइम लिया। ठीक है, बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम कितना हुआ, तब तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम। ये थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा, 2/5, सॉरी, ये आएगा आपका 40 20 5 15 8 16 31 51/40। ठीक है, अब टोटल टाइम ये हो गया आवर में, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना हो जाएगा तब मेरा, डिस्टेंस बाई
time. This is 400 by 51 and 51 8 बार में 408 चला जाएगा, 7 बार में जाना पड़ेगा 7 बार में जाएंगे 300 357 जाएगा, बचेगा आपका 43 430 मतलब 8 बार में जाना पड़ेगा, तो 7.8 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 7.84। ठीक है, ओके। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।